कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करने आता है आपको? जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखता हूँ चलो उसको टाइप करो आप कैसे सॉल्व करते हैं इसको ऐड कर दोगे ना माइनस अगर लोगे तो 2x माइनस x बचेगा और प्लस वाई तो ये माइनस प्लस वाई हो जाएगा तो 2y होगा तो कहाँ कटा हमको काटना है ना किसी भी वेरिएबल को तो कैंसिल करना पड़ेगा तो x हमारा कितना निकला 6 तो हमारा 6 का एक वैल्यू कहीं भी रख दो तो 6 माइनस वाई इक्वल टू 2 y का वैल्यू आएगा 4 है ना सेकंड वाले क्वेश्चन में रख दिया पहले वेरिएबल को सॉल्व करने आना चाहिए ठीक है माइनस और x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6 इसे चलो आप ट्राई करो x और y का वैल्यू निकालने का ये जो है इसीलिए मैं सबको सॉल्व करना आना चाहिए आपको ठीक है तभी तो आप इक्वेशन लिखोगे तभी ना सॉल्व करोगे पहले सॉल्व करना सीखना पड़ेगा ना तो इसको हम लोग ना रिट्राइव करेंगे मतलब कि इसको हम लोग इन दोनों को पहले एक नॉर्मल इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इससे क्या होगा तो क्या हो गया 6x माइनस 10y अपॉन 6 इक्वल टू -2 ऐसा लिख सकते हैं नहीं 6x नहीं 9x हो 9x माइनस 10y अपॉन 6 हो गया ना डिवाइड से -12 ये -2 है ना तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये इक्वेशन हो गया एक वन ऐसा बना लिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम इसको क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2x प्लस 3y अपॉन 6 इक्वल टू 13 अपॉन 6 ये 6 कैंसिल हो गया तो क्या है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 तो यहाँ पे है हम दोनों को सॉल्व कर लो याद है ना तो चलो हम करते हैं यहाँ पे लिखते हैं 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 ठीक है और ये हमारा हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 अब मैं अब कर ही देता हूँ जल्दी हो जाएगा इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं टोटल को और इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ क्यों और ऐड करेंगे तो कट जाएगा 9 3 जा 27x 30y माइनस 36 20x प्लस 30y 130 यहाँ देखो मैं ऐड कर दो दोनों को तो ये कैंसिल ये कितना हो जाएगा 47x इक्वल टू 100 x का वैल्यू कितना आसानी से निकल गया मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ अप्रोच देखो अप्रोच है ना कहीं गलती हो गई क्लियर कट पता चलेगा है ना
तो ये क्या हो गया, यहाँ पे रख दो x का जगह 2, y इक्वल टू 3। समझ में आया? लिख लो इसको, अपने से देख लो, समझ लो, फिर अपने साथ करने की कोशिश करो, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ एकदम सिंपल, इसको आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना, करो आप ट्राई करो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे मैं कंडीशन बताता हूँ कब क्या, तो इसका सोल्यूशन हो भी सकता, तो इसका या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा या फिर नो सोल्यूशन होगा, तो कब कैसे होगा, फिर वही कंडीशन, ठीक है। इस केस में इसका सोल्यूशन होगा नो सोल्यूशन। अब क्यों ऐसा नो सोल्यूशन होगा मैं बताता हूँ। अगर इसी की जगह पर मैं 14 लिख देता तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाता, ठीक है। अब वो कैसे होता है मैं बताता हूँ, बताओ इसको। अगर कोई भी इक्वेशंस, अब कोई भी लीनियर इक्वेशन इसके फॉर्म में ही आता है ना, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ऐसी रहता है ना इक्वेशन। इफ रेशियो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों का रेशियो अगर इक्वल हो हर केस में, तो उस केस में आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब एक लाइन, वो जो लाइन है दूसरे पे ओवरलैप, एक लाइन उस पे ओवरलैप हो, इसीलिए एक दूसरे, क्योंकि जब लाइन एक दूसरे क्रॉस करता है तो एक पॉइंट पे कट करता है तो वन सोल्यूशन होता है, तो यहाँ पे होगा लाइंस ओवरलैप। इसीलिए हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमारा ये हो गया, ठीक है। स्लोप इक्वल तो होगा ही दोनों केस में, स्लोप जो होता है लाइट स्ट्रेट लाइन का स्लोप इक्वल तो होगा ही, लेकिन कांस्टेंट से समझेंगे, अगर कांस्टेंट का रेशियो या कांस्टेंट इक्वल या फिर रेशियो बराबर आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर सेकंड केस हो गया, ये केस 1 था, केस 2 में क्या आएगा, इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2, इसके पहले वाला जो हम लोग केस किया था यही वाला था, नो सॉल्यूशन। इस केस में लाइन क्या आएगा, पैरेलल होगा, लाइंस आर पैरेलल, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है तो एक दूसरे कट करेगा नहीं, सॉल्यूशन बनेगा नहीं। और थर्ड सेकंड केस हो गया, थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस जिसके हम लोग जो फाइंड आउट करते हैं कि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, हमको उसी से कोई लेना देना नहीं है, वो इक्वल हो नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओनली वन सॉल्यूशन। उस केस में हमारा लाइन क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा किसी एक पॉइंट पे ऐसे, और ये वाला पॉइंट ही हमारा लाइन का सॉल्यूशन है। लाइंस इंटरसेक्ट्स,
लाइन के साथ कोरिलेट किया सर इसको। हाँ तो सब इक्वेशन स्ट्रेट लाइन ही है ना, सब मेरे इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन ही है, तो भाई इसको कंपेरिजन तो करना ही पड़ेगा। एक दूसरे की लाइन से अगर वो होते तो इक्वल 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 होता है, रेशियो इक्वल होगा। एग्जांपल दे दूंगा, जैसे कि अब मैं लेता हूँ 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 ले लेता हूँ, ठीक है, और एक का लेता हूँ 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 18। अब देखो कोफिशिएंट्स का रेशियो 2/4 का वैल्यू कितना होता है 1/2, माइनस 3/-6 का वैल्यू भी होता है 1/2, 9/18 का वैल्यू भी होता है 1/2। तो ये लाइन क्या है, ओवरलैप है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा इसका। तो सर इसको ग्राफ में अगर जोड़े x एक्सिस है y एक्सिस प्लॉट करोगे तो ओवरलैप जाएगा, ओवरलैप ही करेगा लाइन इसको भी प्लॉट करोगे तो वही लाइन आएगा, उसके ऊपर उसके ऊपर ही लाइन आएगा, समझना है। और मान लेते हैं यहाँ 18 की जगह कुछ दूसरा नंबर ले लेते हैं क्योंकि वो पैरेलल बन जाएगा, स्लोप इक्वल होगा पैरेलल के लिए मैं बताया था, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू कर ये ऐसे, ये x पॉइंट है, ये y पॉइंट है, ये z पॉइंट है, ये z कहां से आ गया, ऐसे मतलब ऐसे ही बोल रहा हूं कि ये 1/2 मिला, x 1/2 मिला, इधर y भी 1/2 मिला, मतलब and z भी 1/2। कोऑर्डिनेट तो दोनों x और y के साथ रहता है ना। हां तो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट मिला। क्या आप बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा, मैं ये बोल रहा था सर, ये प्लॉट करना है, प्लॉटिंग करते हैं जब देखते हैं, जब प्लॉटिंग करके देख लेते हैं। अब जैसे मैं y का वैल्यू 0 लेता हूँ तो x का वैल्यू क्या आ गया, या x लेता है y का वैल्यू 0 लेता हूँ तो x का वैल्यू क्या आ गया 9/2, ठीक है। हाँ और x का वैल्यू 0 लेता हूँ तो y का वैल्यू क्या होगा -3। अब हमको कोऑर्डिनेट मिल गया ना 4.5, 0 और a 0, इसको प्लॉट करेंगे, फिर इसको वही करेंगे तो ये भी वही पॉइंट आएगा। देखो x वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आता है -3, इसके लिए कर रहे हैं, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -3 देखो आ रहा है, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 रखते हो तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 9/2, मतलब वही आ रहा है, सेम पॉइंट ही आ रहा है ना। लिख लो इसको अगर आप कंफ्यूजन है ना, मतलब ये लाइन के साथ कोऑर्डिनेट वो अपने जियोमेट्री वाला। आप तो कोऑर्डिनेट से ही ना प्लॉट करेंगे, ऐसे थोड़ी ना प्लॉट कर सकते हो आप। हो गया, हटा दो इसको। सर खाली मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा ये केस 1 केस 2 एंड केस 3 आपको बताया, केस 1 में 0 इक्वल है, केस 2 में C1 C2 इक्वल नहीं है, और केस 3 में रेशियो कोएफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल नहीं है, रेशियो इक्वल है, तो उसको आपने लाइन के साथ कैसे कोऑर्डिनेट किया? अब इसको पहले आप लिख लो, ठीक है। अब मैं 18 की जगह 12 कर देता हूँ, अब तो रेशियो इक्वल नहीं है, अब तो लाइन पैरेलल आएगा, चेक करते हैं, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -3 की जगह -2 हो जाएगा, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिक चेंज हो गया, जब कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिक चेंज हो लाइन तो चेंज हो जाएगा लेकिन पैरेलल होगा। चलो मैं रफली बना के दिखाया था, उसको मिटा दो, उसको बना के दिखाया।
इसको बिठा दूं? कंफ्यूजन में नहीं जीने का, कंफ्यूजन में नहीं जीने का कभी भी। एक्स वाई प्लेन बनाया मैं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब क्या भाई, ये मेरा 4.5 ले लेता हूँ उसको ताकि अच्छा रहेगा। 4.5 सही है ना? तो भाई ये मेरा 4.5 को 0 कहाँ पे है? 1 2 3 4, 4.5 यहाँ पे कहीं आएगा। ये 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5, तो 4.5 कहीं यहाँ पे आएगा मेरा, ये वाला। ये वाला 4.5 मैंने यहाँ पे एक्स का नहीं, यहाँ पे गलती कर दी मैंने, वाई का वैल्यू 0 तो एक्स का वैल्यू 4.5 यहाँ पे 1 2 3 4। यार 1 2 3 4 5, तो यहाँ मेरा 4.5 आया, इसको नहीं देता हूँ 4.5 0, 0 -3 कहाँ पे आएगा? 1 2 3 यहाँ पे आएगा, तो हमारा कुछ स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा। ये है सर। अब दूसरे वाले को प्लॉट करते हैं, 0 -2, 0 -2 यहाँ पे आएगा, और आएगा 3 0 1 2 3, वो पैरेलल ही है ना। पैरेलल ही है ना, और इसके पहले वाले में तो पॉइंट सेम ही था, ओवर रह भी आता। अब दोनों समझ में आया? लिख लो इसको, समझ में आ जाएगा। और वाई सही है, बस कुछ नहीं करने का, एक को एक्स हो तो दूसरा वाई हो, वन नंबर, लेट वन नंबर इज एक्स, तो अनदर नंबर क्या हो जाएगा? वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26। अब वो एक्स इक्वल 3 टाइम्स ऑफ वाई होगा, तो x माइनस 3y इक्वल टू 0, कर दो, x माइनस वाई इक्वल टू 26, x माइनस 3y इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू, जब y इक्वल टू 13 तो x इक्वल टू 313। समझ में? क्लियर हुआ? ये तो सिंपल था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, करना है कि कर लूं? एक और कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हाई वाला, ठीक है। ओके, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11, मैं लिखता हूँ, बता दो इसको। If 2 is added to both numerator and denominator,
ठीक है। इफ 3 is added to both if 3 added to both numerator and denominator, it become 5/6. Find the fraction. चलो ट्राई करो। देखते हैं करें। देखो सबसे पहले लेट हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, x बाई वाई ले लेते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है फ्रैक्शन बिकम 9/10 कब भाई, जब 2 is added to both numerator and denominator, मतलब x/2 प्लस y/2। तो करते हैं 10x प्लस 20 इज इक्वल टू 9y प्लस 18 होगा। 10x माइनस 9y इक्वल टू -2, इक्वेशन 1। यहाँ तक किए थे, दूसरा वाला में देखते हैं भाई। If 3 is added to both numerator and denominator, मतलब x plus 3 and y plus 3, it become 5/6. 6x plus 18, 5y plus 15, 6x minus 5y is equal to -3। यहाँ तक समझ में आया? ये मैंने किया था 10x वाला जो हमने x plus 2 का minus 2 is equal to 9/10, बराबर। हाँ, तो इसके बाद 10x plus 20 अभी देखते हैं। 9y plus 18, बराबर। हाँ, ये भी आया। इसके बाद 10x -2 है, 10x minus 9y is equal to -2, ये भी है, बराबर। वो वाला इस केस में x plus 3 y plus 3 is equal to 5/6, बराबर। 6 plus 18 is equal to 5y plus 15, बराबर। 6x plus minus 5y is equal to -3, बराबर। और करते हैं तो 10x minus 9y इक्वल टू -2, है ना। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 6x minus 5y, ठीक है। इसको 6 से करते हैं, इसको 10 से करते हैं, ठीक है। और x काट देंगे, y मिलेगा हमारा, है ना। तो 60x -54y -12, 60x 50y -30, है ना। सबट्रैक्ट करते हैं, होगा ऐसा, कैंसिल हुआ। हाँ, एक सेकंड की गलती हो रहा है क्या। मैंने एक्चुअली सर आपने x मल्टीप्लाई किया है, मैंने y मल्टीप्लाई किया। कोई बात नहीं। ओके, y का वैल्यू देखते हैं। तो y का वैल्यू हमारा कितना आ रहा,
-9/2 ना, क्या आंसर? y का वैल्यू अभी आंसर नहीं, y का वैल्यू मेरा फ्रैक्शन तो x बाई वाई है ना, हो सकता है मेरा 2 2 कैंसिल हो जाए तो ये फ्रैक्शन सब्स्टिट्यूट करे तो उनको फ्रैक्शन से मतलब है ना, और y का वैल्यू कितना हुआ? ये आंसर जो है 81/80. और 81/80 -9/2 है। अब x का वैल्यू रख देते हैं किसी इक्वेशन में, यहाँ पर रख देते हैं, तो 10x -9 इंटू -9/2 इक्वल टू -2, 10x इक्वल टू 81/2 इक्वल टू -2 होगा। x कितना हो जाएगा? -35/2 होगा। -5x इक्वल टू 2x इक्वल टू -5 1 जा 5, 5 7 जा 35/2 x का जगह -17/4 आ रहा है ना, तो यार कुछ गड़बड़ कहाँ हुआ? हो 9/10 में क्वेश्चन गलत दिखा है, यहाँ पे 11 होना चाहिए। हाँ तो बाकी बाकी सब सही है, बाकी सब सही है, तो ये सब सही है, और यहाँ पर रख दो आ जाएगा आंसर। यहाँ पे एक्चुअली 11 होना चाहिए, इसीलिए तो फिर सब गलती हुआ, समझ में? तो इस हिसाब से एकदम सही है, यही है सही। तो x बाई वाई क्या हो जाएगा? -17/4 इंटू y का वैल्यू कितना है? 2/-9, 34/36 मतलब 17/18, 17/18 आंसर हो जाएगा इस केस में। ये आंसर होगा इस केस के लिए।